हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, कल मैंने एजमा पढ़ाया था आपको। एजमा में साइन एंड सिम्टम्स तक आपको पढ़ा दिया था। आज हम आगे एजमा की बात करेंगे कि उसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। एक बात फ्रेंड, आपने कल वीडियो देखा और मुझे कमेंट में अभी तक नहीं बताया है कि आपको वीडियो पसंद आया नहीं आया, कैसा लगा आपको वीडियो। इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है। प्लीज फ्रेंड मुझे कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एजमा। तो डायग्नोसिस एजमा हम जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन को पता करने के लिए करते हैं कि कितनी सीवियरिटी है इस एजमा की। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम क्या क्या करवा सकते हैं उसको। पहले तो अपन इसकी पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या कर सकते हैं अपन, एग्जामिनेशन करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कुछ उसके टेस्ट होते हैं वो भी करवा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हिस्ट्री से। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आया तो हम उसकी सबसे पहले क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में हम उससे क्या पूछेंगे कि आपको कब से है ये अस्थमा की प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड, जब बता देगा वो जब से है, मुझे 3 दिन हो गए, मुझे 10 दिन हो गए, या मुझे अटैक पड़ता है, जैसे महीने में या मंथ में एक बार अटैक पड़ता है या महीने में 2 बार अस्थमा का अटैक आता है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, उसकी सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को अस्थमा कितना सीवियर है उससे। या फिर पेशेंट बोले मुझे 3 महीने में एक बार अस्थमा का अटैक आता है, तो उससे सीवियरिटी इसकी बहुत ही कम हो जाती है। और यो एक पेशेंट बोल रहा है कि महीने में एक बार अटैक आता है या महीने में 2 बार आता है, इसकी सीवियरिटी ज्यादा हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे अपन पता लगा सकते हैं उसकी सीवियरिटी का। और क्या पूछ सकते हैं हिस्ट्री में कि उसको कफिंग है या नहीं। कफिंग है तो कफिंग में क्या पूछ सकते हैं, कफिंग मतलब फ्रेंड खांसी। ठीक है फ्रेंड, कफिंग है या नहीं। कफ में बलगम आता है, कफ आता है, कफिंग में बलगम आता है या नहीं, मतलब ड्राई कफिंग है या वेट कटिंग कफिंग है। तो वैसे क्या होगा फ्रेंड, जो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो हिस्ट्री के बिहेव पे चलेगा। ठीक है, ये हो गई हिस्ट्री। और क्या पूछ सकते हैं कि आपको जो अटैक आता है अस्थमा का जो अटैक आता है अस्थमा का, वो किस टाइम पे ज्यादा आता है, किस टाइम पे ज्यादा आता है। जैसे नाइट में ज्यादा आता है या सुबह सुबह मॉर्निंग में ज्यादा आता है, इस तरीके से उसको पूछना है पेशेंट को। ये हो गई हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद अपन क्या कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे एग्जामिनेशन। हम पेशेंट को क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में पहले हम उसकी चेस्ट की जो शेप है उसको देखते हैं। ठीक है, चेस्ट की शेप देखते हैं। मैं आपको एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का टेस्ट पढ़ाऊंगा, उसमें आप देखना चेस्ट की शेप कैसे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं। तो अपन उसकी चेस्ट देखते हैं
तो अपन को उसकी चेस्ट क्या दिखती है, इन ड्राइंग दिखती है, इन ड्राइंग ऑफ चेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो चेस्ट होती है वो अंदर की तरफ खिंची हुई होती है, अंदर ऐसे किसी ने खींच रखा हो उसको, चेस्ट को दबी हुई होती है चेस्ट। ये हो गया। सेकंड क्या कर सकते हैं अपन एग्जामिनेशन में, परकशन कर सकते हैं। परकशन में क्या देखेंगे अपन को, हाइपर रेजोनेंट साउंड सुनाई देंगे अपन को। जब अपन परकशन करेंगे तो हाइपर रेजोनेंट साउंड सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी, क्योंकि जो लंग्स हैं उनमें क्या है, कफ है, बलगम है, तो हमको हाइपर रेजोनेंट साउंड सुनाई देगी। और क्या कर सकते हैं अपन, उसकी रेस्पिरेटरी रेट देख सकते हैं। तो इसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा, क्योंकि जो ट्रैकिया है उसमें इन्फ्लामेशन हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन का जो पैसेज है वो नैरो हो गया है, तो पेशेंट को नैरो हो गया है। और जो एल्वुलाई है उनमें क्या है, उनमें भी इन्फ्लामेशन हो रहा है और उनमें एयर का फ्लो है वो कम हो रहा है, तो पेशेंट जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करेगा या सांस लेगा, तो उससे क्या रेस्पिरेटरी रेट हाई हो जाएगी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन एग्जामिनेशन में, उसका चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो उसमें हमको क्या दिखेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। उनमें क्या दिखेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेंगे। क्यों दिखेंगे हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, क्योंकि जो ट्रैकिया है वो है नैरो इन्फ्लामेशन के कारण। तो जो एयर अंदर आएगी उसको निकालने के लिए ज्यादा प्रेशर की या ज्यादा मसल पावर की आवश्यकता होगी। तो जब अपन तो जो एयर है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। जब एयर पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएगी तो जो लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे, हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे। जैसे ये है, हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, एयर बाहर ना निकलने पर, कम निकलने पर। अगला टेस्ट करा सकते हैं सब अपन, PFT। PFT क्या होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। अब इसमें क्या होगा, जो FE1 अपॉन FEV होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है फ्रेंड, पहले ये बताता हूँ मैं आपको। FE1 FEV क्या होता है, FEV क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, एक सेकंड में जो पेशेंट होता है उसने कितना एयर बाहर निकाला एक सेकंड में। फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ये टोटल होता है, तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। तो अपन ने पहले पढ़ा था, जो उसके अंदर एयर आ रही है, जो ऑक्सीजन आ रही है वो बाहर निकल मतलब कम निकलती है। तो एक्सपायरेटरी में क्या हो गया, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, तो FEV1 क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन टोटल वॉल्यूम होता है जो एयर का, वो क्या है, ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है। तो ये क्या हो गया,
डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कराते हैं उसको सीवीसी। सीवीसी क्या होती है? कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे तो हमको इसमें एक स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी होती है वो इंक्रीज हुई दिखेगी, वो होती है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल एजमा में इंक्रीज हो जाती है। ये फ्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, एजमा का। इयोसिनोफिल इंक्रीज हो जाती है इसमें। अगला हम टेस्ट क्या करा सकते हैं पेशेंट को? स्किन एलर्जी टेस्ट। स्किन एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं। उसको मतलब एजमा होता है, अपने पढ़ा था पहले, तो एजमा क्या होता है? एलर्जी से ये हो सकता है, तो अपन उसको एलर्जी टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसमें अपन स्किन प्रिक करके भी कर सकते हैं, उसका आईजीई को एक्टिवेट करके भी कर सकते हैं। ये अपन स्किन एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं। और क्या करा सकते हैं उसको अपन? एवीजी करा सकते हैं फ्रेंड। एवीजी होता है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें क्या होता है? अपन उसकी PO2, PCO2, pH और HCO3 बाइकार्बोनेट को देखते हैं, तो इसको एबीजी भी करा सकते हैं। इसमें एबीजी में क्या होगा? इसमें PCO2 कम होगी, PO2 ज्यादा होगी, pH भी ज्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड, तो लास्ट में अपन क्या सब करा सकते हैं? उसका स्पुटम का एग्जामिनेशन करा सकते हैं, पता करने के लिए उसको कफिंग है, कफिंग में जो बलगम है, कफ है, वो किस टाइप का है। और अगर उसको एजमा लॉन्ग टाइम से है, मीन्स 6 मंथ ओल्ड है अस्थमा, तो अपन उसका टीबी का टेस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि कफिंग टीबी में भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया अपना डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? इसका पेशेंट को अगर बहुत ही मॉडरेट या माइल्ड एजमा है, तो अपन ट्रीटमेंट को पहले बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही माइल्ड अस्थमा है तो पहले क्या देंगे अपन? इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे। ठीक है फ्रेंड, ऐसे भी क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होता है। फिर फ्रेंड सीवियरिटी ज्यादा हुई उसकी, तो अपन क्या देंगे? इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट प्लस लो डोज स्टीरॉइड देंगे। तो इसकी सीवियरिटी ज्यादा हुई। स्टीरॉइड क्या करता है? इन्फ्लामेशन के लिए होता है, जो उसके ट्रैकिया में इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको ये डिक्रीज करता है। स्टीरॉइड में अपन क्या क्या दे सकते हैं? बीटा मेथासोन दे सकते हैं, प्रेडनिसिलोन दे सकते हैं, ये अपन उसको इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लो डोज स्टेरॉइड देंगे। और उसकी सीवियरिटी और ज्यादा हुई तो क्या करेंगे अपन? इनहेल्ड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे और लो डोज स्टेरॉइड देंगे। फिर अपन सीवियरिटी के हिसाब से ज्यादा हुई सीवियरिटी तो अपन इनहेल्ड लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और उसको क्या देंगे? ल्यूको ट्राई ल्यूको
ल्यूकोट्राईइन देंगे। ल्यूकोट्राईइन RA मतलब रिसेप्टर एगोनिस्ट, रिसेप्टर एंटीगोनिस्ट देंगे। ठीक है फ्रेंड, ल्यूकोट्राईइन रिसेप्टर एगोनिस्ट एंटीगोनिस्ट, या इसको अपन कहते हैं थियोफाइलिन। और सीवीआरटी हुई तो उसको क्या करेंगे अपन, जो प्रीवियस अपन ने दी थी उसको तो अपन कंटिन्यू करेंगे और प्लस उसको ओरल स्टीरॉयड देंगे, पर एक कुछ टाइम के लिए देंगे फ्रेंड्स, कुछ टाइम के लिए देंगे क्योंकि इनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। और उसको अपन एंटी IgE ट्रीटमेंट देंगे। एंटी IgE कौन सी टैबलेट होती है, ओमलीजुमैब, ये उसको देंगे। फिर फ्रेंड अपन क्या करेंगे, उसमें जैसे जैसे उसका एज में ठीक होता जाएगा उसकी जो सीवियरिटी है वो कम होती जाएगी, तो अपन स्टेप डाउन थेरेपी यूज करते हैं। एक संग उसको छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं दवाइयों को, धीरे धीरे छोड़ देते हैं, और एकदम छोड़ दिए तो फिर सीवियरिटी उसकी दोबारा से बढ़ने लग जाएगी, इसलिए स्टेप डाउन थेरेपी अपन यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ हो गया ट्रीटमेंट और एजमा अपना खत्म। प्लीज फ्रेंड कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसा लगा, प्लीज फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक यू।